संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. नमस्कार, मैं डॉक्टर जयश्री राजपूत आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूँ, जिसमें साहित्य और सिनेमा पर हम आज बात करेंगे. साहित्य जो होता है वो मुद्रित अक्षरों में सदियों से चला आ रहा है, और सिनेमा हमारे देश के लिए 100 वर्षों के बाद भी अभी इसको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता जिस दृष्टि से साहित्य को देखा जाता है. आज हम इन दोनों पहलुओं पर बात करना चाहेंगे, जिसका आधार भारतीय लिटरेचर, भारतीय साहित्य और भारतीय सिनेमा से संबंधित है. अगर हम अपनी बात यहाँ से शुरू करें कि सिनेमा क्या है, सिनेमा किसको कहते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि सिनेमा साहित्य की एक विधा है जो हमारे देश में 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी नया है. हमारे यहाँ, हमारे देश में साहित्य की विधाओं के साथ साथ सिनेमा को भी जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सिनेमा समाज को सुख पहुंचाने का कार्य करता है और सिनेमा के द्वारा समाज के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है. मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर कोई उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक यदि इस कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो वह भी उस फिल्म की तरह बेकार है जो इस कर्तव्य को पूरा नहीं करती. मैं कुछ मुद्दों के द्वारा आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि सिनेमा है क्या. देखिए, सिनेमा के 5 भाग होते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, सिनेमोटोग्राफी, एडिटिंग, एक्टिंग और निर्देशन. सिनेमा बनाने के पहले कोई राइटर सिनेमा की स्क्रिप्ट लिखता है, यानी किस विषय वस्तु पर सिनेमा बनेगा, पिक्चर बनेगी, उसकी राइटिंग, उसका लेखन, और उस लेखन के आधार पर फिल्म बनाई जाती है. उसके बाद उस लिखे हुए को कैमरे के द्वारा, कैमरे की भाषा में उसको फिर से कैमरामैन लिखता है. यानी पिक्चर को या फिल्म को स्क्रिप्ट राइटर तो कागज़ पर लिख करके शब्दों में देता है, लेकिन उस लिखे हुए को सिनेमोटोग्राफी यानी सिनेमा को दर्शित कराने वाला यानी फोटोग्राफर उसको अपनी भाषा में लिखता है. इसके बाद उसकी एडिटिंग की जाती है कि कौन सी वस्तु कहाँ लागू पड़ेगी, कौन सी वस्तु किसके बाद आए तो वह ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ज़्यादा लोगों को असर करेगी. चौथा जो महत्वपूर्ण अंग होता है सिनेमा का, उसमें एक्टिंग होती है. अलग अलग किरदार होते हैं, अलग अलग कलाकार होते हैं, अलग अलग पात्र होते हैं,
जो अपने कला के आधार पर, अपने अभिनय के आधार पर उसको एक रूप देते हैं, एक पहचान देते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण अंग जो सिनेमा का है वो है निर्देशन। निर्देशक जो होता है वो अपने आइडिया के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर सिनेमा को अपने तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। उसमें वह अपनी बात भी रखता है। अगर मान लो कि ये कलाकार लोग, ये स्क्रिप्ट राइटर, ये कैमरामैन, एक्टिंग करने वाले, इनको सबको वो संयोजित करता है और अपने तरीके से उसको दिखाता है। फिर इसके बाद अगर हम उसके इतिहास के बारे में जाएं, भारतीय फिल्मों के इतिहास के बारे में जाएं, तो आपको पता है कि पहली फिल्म जो है 1913 ईस्वी में बम्बई में बनाई गई। पहले हमारे देश में नाटकों का प्रचलन था और उस ज़माने के ज़्यादातर नाटक के जो कलाकार थे वो सब पहली फिल्म में काम किए थे। और 1930 में, और ये दूसरी बात ये है कि ये जो पहली फिल्म हमारे देश में बनी 1913 में, यह फिल्म गूंगी थी, यानी आवाज़ नहीं थी, उसमें आवाज़ की टेक्नोलॉजी नहीं थी। शुरुआत में खाली चित्रों के माध्यम से और एक्टिंग, गूंगी एक्टिंग के माध्यम से हमारे देश में पिक्चरें शुरू हुई। 1930 में बोलती फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ और उसमें आवाज़ को सम्मिलित किया गया। और 1931 में जो है आलम आरा हमारे देश की पहली फिल्म जो बोलती फिल्म कही जाती है, वो शुरुआत है, वो बुनियाद है आलम आरा पिक्चर हमारे देश के हिंदी पिक्चरों में, बॉलीवुड में। और उसकी जो नायिका थी वो मशहूर जो देविका रानी थी, वो उसकी पहली नायिका थी। प्रारंभिक फिल्मों के जो विषय हुए, क्योंकि उस ज़माने में हमारा देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था, अंग्रेज़ हमारे देश पर शासन कर रहे थे, हमारे देश की बहुत सारी कुरीतियाँ, ऐसे अंधविश्वास, तमाम ऐसी चीज़ें, और हमारा देश आध्यात्मिक देश रहा है। तो उस ज़माने में सामाजिक पिक्चरें बनाई गईं शुरुआती दौर में, और कुछ धार्मिक पिक्चरें बनी और कुछ पौराणिक पिक्चरें बनी। धार्मिक, सामाजिक और पौराणिक पिक्चरों को लेकर के फिर आगे धीरे धीरे उनमें विकास होता गया। और फिर फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ 1940 के बाद, तो कुछ स्वतंत्रता से संबंधित, कुछ मजदूरों के हक से संबंधित तमाम ऐसी पिक्चरें बनना शुरू हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि साहित्य या फिल्म, इसमें दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है, दृष्टिकोण का सवाल होता है। फिल्में बनाने वाले किस दृष्टिकोण से फिल्म बना रहे हैं, या सही दृष्टिकोण ही कला का आधार होता है। अगर साहित्यकार हो या फिल्मकार हो, उसका जो सही दृष्टिकोण होगा, सही दृष्टिकोण के बगैर न तो साहित्य अच्छा हो सकता है और न तो फिल्म अच्छी हो सकती है। और दृष्टिकोण बगैर कला की रचना समाज को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। यानी आप जो कहना चाहते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा संकल्प, एक बहुत बड़ी फ़ायदे की चीज़, और वो भी हमारे भारतीय समाज के लिए, कि उन चीज़ों को देखने से, पढ़ने से समाज बदले और सही दिशा में बदले, समाज का फायदा हो, न कि नुकसान। अब आप समझिए कि अगर हम साहित्यकार और कलाकार के पास दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं, हम चाहे साहित्यकार हो चाहे कलाकार हो, उसके पास से हम कहते हैं कि भाई आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, तो उसी तरह से
दर्शक के पास भी एक सही दृष्टिकोण होना ही चाहिए। कोई भी कलाकार, कोई भी रचनाकार जब अपनी रचना प्रस्तुत करता है और समाज के हित में करता है, उसका एक सही दृष्टिकोण होता है, तो पढ़ने वाला या देखने वाले के पास भी एक दृष्टि होनी चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। क्योंकि मान लो कि कितनी सी अच्छी रचना प्रस्तुत होती है और देखने वाला या पढ़ने वाला अगर उसका सही दृष्टिकोण नहीं है, वो गलत अर्थ लेता है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है ऐसी बातें। अब भारत में इस सबसे बड़ा सवाल है यह है कि इन दर्शकों के दृष्टिकोण की तालीम कौन देगा। हमारा देश अभी भी पश्चिमी देशों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन, शिक्षा का जो प्रतिशत है वो अभी भी बहुत कम है। हमारे यहाँ स्त्री शिक्षण बहुत ही पिछड़ा है। और हम जब पिक्चर देखते हैं या हम जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म को सही ढंग से हम उसको देख नहीं पाते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, या कौन सी पिक्चर अच्छी है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी फिल्म हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है। इसको हम जांच नहीं पाते हैं, इसको हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो हमको हमारे अंदर पहले एक दृष्टिकोण होना चाहिए, वो एक ऐसी क्षमता आनी चाहिए जिसमें हम सही गलत का निर्णय कर सकें। अब सवाल ये है कि सही गलत का निर्णय कैसे होगा, फिर इसकी तालीम लेनी पड़ेगी, इसको जानना पड़ेगा किसी जानकार माध्यम से। तो जब हमारे देश में अक्सर ये होता देखा गया है कि जो बुद्धिजीवी है, जो साहित्यकार है, वो फिल्मों की तरफ नहीं देखता है, फिल्मों से जैसे उसने मुंह मोड़ लिया हो। और दर्शक जो है वो आम आदमी है। आम आदमी भेड़िया धसान जिसको बोलते हैं, वो कोई भी चीज़ आई तो उसको देखो, जानो, सुनो, लेकिन उसके अंदर क्या है ये समझने की ताकत जब तक नहीं आएगी तब तक तो उसका निपटारा कैसे होगा। तो उसके लिए बताने की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है। और वो तालीम कौन देगा, इस तालीम का जिम्मा कौन लेगा। तो इस तालीम का जो जिम्मा है वो स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसी संस्थाएं हैं जहां से लोग बन करके निकलते हैं, समझ पा के निकलते हैं, समझदार बनते हैं। बात यह है कि सिनेमा को चाहे आप जो कहें, लेकिन यह बड़ी ताकतवर विधा है। हम चाहे सिनेमा को कितना भी खराब कहें, लेकिन इसके पास जो अपार ताकत है, उस अपार ताकत को नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि सिनेमा को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। देखना और सुनना, जिस मीडिया में, जिस विधा में देखना और सुनना दोनों होगा, वो विधा निश्चित रूप से ताकतवर होगी। जैसे नाटक, साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, तो हम उसको पढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं। लेकिन सिनेमा को हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए वह बहुत ही ताकतवर है। इस सिनेमा में समाज को बनाने और बिगाड़ने की पूरी ताकत है। सिनेमा समाज को बना भी सकता है और समाज को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमें साहित्यकारों की ही तरह जो सिनेमा के बड़े बड़े निर्माता रह चुके हैं या हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। बिमल राय, सत्यजीत राय और गोविंद निहलानी जैसे लोगों को, श्याम बेनेगल जैसे और भी सिनेमा निर्देशकों को साहित्यकारों की ही तरह हमें सम्मान देना होगा।
उदाहरण के तौर पर स्वर्गीय महबूब खां ने औरत शीर्षक से एक फिल्म बनाई थी। उसी महबूब खां ने उसी फिल्म को दोबारा मदर इंडिया नाम से बनाया। उन्होंने दोबारा क्यों बनाया? आम से खास बनाने की जरूरत क्या है? उस फिल्म में उन्होंने केवल मां के रूप में नहर से बहता हुआ पानी दिखाया है। औरत में यह सीन नहीं था। यह नहर का पानी मनुष्य की बनाई हुई एक विकास की बात है, ईश्वर की नहीं। नहर के पानी का क्या महत्व है वो तो वो किसान जान सकता है, जिसके खेत पानी के बगैर सूख रहे होंगे, जिसकी फसलें सूख रही होंगी। यह नहर का पानी मेहनत का परिणाम है और उज्जवल भविष्य की तरफ हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। साहित्यकार और निर्देशक की खूबी को समझने के लिए हम प्रसिद्ध साहित्यकार और फिल्मकार गुलजार को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। गुलजार साहित्यकार भी हैं और फिल्मकार भी हैं। दोनों का संयोजन है उनके अंदर। फिल्म लिखते भी हैं और फिल्म बनाते भी हैं, निर्देशक भी हैं। इसलिए अगर हम उनका उदाहरण लें तो हमको ये पता चलेगा कि उन्होंने जो दूसरों के लिए फिल्में लिखी उन पर बहुत अच्छे फिल्में बनी, लेकिन जब जब उन्होंने अपने लिखे पर फिल्म